हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये लेक्चर नंबर हमारा सेकंड होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड। मैंने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया और अपलोड भी किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। आप कैसे सर्च कर सकते हो? तो आप यूट्यूब खोलो, ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप सर्च करो अध्ययन, ये हमारा चैनल का नाम है, अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल। अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल, इसको सर्च करो और इसके बाद तुम प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट, ठीक है, और प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा, तुम्हें पहले मिलेगा तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर, उसमें भी ये तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हें सब मिलेगा आईयूपीएसी नेम का, आईयूपीएसी नेम का सीरीज है, आप उसे कवर करो। और उसके बाद दूसरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, ये पहला, दूसरा बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से तुम्हें मिल जाएगा। तो इसे तुम ओपन करोगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बारी बारी से तुम देखते जाओगे, है ना, और उसे कॉपी में नोट्स भी करना है ना। ऐसा नहीं समझना है कि वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो पूरे कंसेप्ट को जब अच्छे से आप पढ़ोगे तो लंबा तो होगा ही ना। लंबा क्या होगा, बस 45-40 मिनट का रहता है, इससे ज्यादा लंबा क्या होगा, 5 घंटा का थोड़ी ना रहता है। और जिसके पास पढ़ने का इंटरेस्ट है ना, जिसके पास इंटरेस्ट है उसके लिए 1-2 घंटे कोई मायने नहीं रखता है, वो 1-2 घंटे क्या रात रात भर पढ़ता है। ऐसा भी स्टूडेंट है अभी भी पढ़ने वाला जो पूरे रात पूरे दिन खुद सेल्फ स्टडी करता है ना। तो आप नोट्स करो, रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए। जब आप हमारा वीडियोज देखते हो ना, तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। कितने बार मतलब आप बार बार वीडियोज को देखोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप नोट्स जरूर करिए। तो लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो उसमें क्या सब हो सकता है। अगर कोई भी रिएक्शन हम लिखना चाहेंगे तो उस रिएक्शन में सबसे पहले होता है स्टूडेंट सबस्ट्रेट, जिसको कहते हैं आप रिएक्टेंट। क्या होगा, सबसे पहले होगा सबस्ट्रेट। अब इसको तुम लिखना अच्छे से, एक होता है सबस्ट्रेट प्लस दूसरा होता है रीएजेंट, जिसको अभिकर्मक कहते हो आप, रीएजेंट। इसको इसका दूसरा नाम है अटैकिंग रीएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। और जब ये दोनों रिएक्ट करता है ना, तो यहां से दो चीज का फॉर्मेशन होता है, दो चीज। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, एक बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। और दूसरा बनेगा हमारा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंपाउंड, या इंटरमीडिएट एसपीसीज कह लो, बहुत अच्छा रहेगा, एसपीसीज। और उसके बाद फाइनल जाकर के क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले सबस्ट्रेट डालते हो, फिर रिएजेंट डालते हो रिएक्शन करवाने के लिए, और वहां पे दो पॉसिबिलिटी होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनने का और दूसरा होता है इंटरमीडिएट एसपीसीज बनने का। इंटरमीडिएट एसपीसीज जब ये अनस्टेबल होता है, ये वेरी अनस्टेबल होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनता है। देखो आईयूपीएसी नेम में भी मैंने एक सूत्र लिखा था, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तुम्हें याद होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमने एक लाइन लिखा है, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है, प्रोडक्ट है। अब इस सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और समझते चलेंगे। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है सर? अब हिंदी मत पूछना कि हिंदी क्या होता है, तुम इसका मतलब समझो, ज्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो पहले हम समझते हैं सबस्ट्रेट के बारे में, ठीक है, पहले लिखेंगे सबस्ट्रेट, एक मिनट, अब इसे नोट करते जाना, सबस्ट्रेट। देखो सबस्ट्रेट में क्या सब आ जाएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हो ना, वही सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट में क्या सब आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमारा काम करेगा सबस्ट्रेट का, जिसको आप प्रोडक्ट में बदलना चाहते हो।
कंपाउंड। ये क्या हो सकता है? तो ये स्टूडेंट हो सकता है तुम्हारा अल्केन्स, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है ना, इसे नोट करना है आपको। वो क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है, जैसे में अल्केन, है ना, एल्कीन, और क्या, एल्काइन, ये हो सकता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद कोई बेंजीन हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, या बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, यही सब। तीसरा और क्या हो सकता है? तो जैसे हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके, ये भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, जैसे मान लो ये हो गया CH3Cl, उसके बाद आप लिख सकते हो CH3CH2Br, ये सब हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होगा। और क्या सब हो सकता है इसमें, और भी हम लिख लेते हैं। और क्या हो सकता है इसमें? तो और हो सकता है साइनाइड, जिसको नाइट्राइल बोलते हैं हम लोग, है ना, तो नाइट्राइल हो सकता है, ठीक। उसके बाद आइसोनाइट्राइल हो सकता है। सबस्ट्रेट के रूप में मैं लिख रहा हूं कि सबस्ट्रेट के रूप में किसको यूज करते हैं, जितना फंक्शनल ग्रुप है ना वही सब कंपाउंड है। उसके बाद देख लो क्या हो सकता है, एसिड का डेरिवेटिव्स हो सकता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स हो सकता है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या सब हो सकता है, तो देख लो, जैसे CH3COH, या फिर इसके डेरिवेटिव्स कहोगे तो CH3C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड के ही डेरिवेटिव्स है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर, इसको एस्टर बोलते हैं, ये एसिड का ही डेरिवेटिव्स है। ये सारे कंपाउंड का आपको IUPAC नेम आना चाहिए, अगर आप IUPAC का लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद और भी है, बेंजल्डिहाइड वगैरह है, ढेर सारा कंपाउंड है, एनिलीन वगैरह है। अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स की बात करोगे तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में आ जाएगा तुम्हारा एनिलीन, इस कंपाउंड को हम एनिलीन कहते हैं या एमिनो बेंजीन कहते हैं, इसका IUPAC नेम हो जाता है, एनिलीन हो जाएगा। डाइएजो कंपाउंड हो जाता है, डाइएजोनियम लवण जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, N2 प्लस आयन। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये सब हो जाएगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हो जाएगा। सबस्ट्रेट मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन हो सकता है ना, बिल्कुल, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन हो सकता है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, हैलोजन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से सबस्ट्रेट समझ में आ गया होगा कि सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक समझना है हमें रीएजेंट, कि रीएजेंट में अब जैसे जैसे ये लिखा हुआ है इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे, रीएजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज पढ़ेंगे इसी को एक्सप्लेन करते हुए, और उसके बाद आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कि कैसे वो रिएजेंट कैसे अटैक करता है, इसके बारे में बताता है। ओके, तो दूसरा है हमारा रीएजेंट। चलो रीएजेंट को भी देख लेते हैं, ठीक है। रीएजेंट आप भी कॉपी में लिख लो। रीएजेंट जो होता है ना वो दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसको हम ई से सूचित करते हैं, और दूसरा होता है स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसको हम NU और इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, उस पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो रिएजेंट दो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो आज का जो ये वीडियो सीरीज होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे ही कंप्लीट है, बेस्ड है। आप इसे अच्छे से देखिए, और इसमें क्वेश्चंस भी है कि आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से समझे हैं कि नहीं। अगर आप समझ जाएंगे तो जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आप आसानी से बना लोगे। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल का परिभाषा क्या हो जाएगा। चलो लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, आप भी लिख लेना अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। पहली बात नंबर 1, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन की खोज में रहेगा। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट। ओके, एकदम एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से नोट करना। इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट्स, ये हो गया। अब इसका अगर छोटा सा हम डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या हो सकता है इसका डिफिनीशन? ये सारा लाइन इसका डिफिनीशन ही था। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिएजेंट्स दैट सीक इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए उसी को तो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अच्छा, इसको डिनोटिंग कैसे करते हैं? तो ई पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कमी वाला स्पीसीज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो तो इलेक्ट्रॉन ही ढूंढेगा ना। तुम्हारे पास जो चीज कमी होगी उसी को ना तुम ढूंढोगे। ठीक है, तो डिफिनीशन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स आर, आप लिखो इलेक्ट्रोफाइल्स आर reagents. Electrophiles are reagents that seek electrons, ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। क्यों ढूंढेगा? तो अपने सेल को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स so as to achieve, क्यों ढूंढेगा? तो so as to achieve, किसके लिए ढूंढेगा? क्यों? so as to achieve a stable cell of electrons, है ना। इलेक्ट्रॉन के अपने सेल को स्टेबल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। तो ये सिंपल परिभाषा हो गया इसका कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिएजेंट्स दैट सीक इलेक्ट्रॉन सो एज टू अचीव अ स्टेबल सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या सब इसमें पढ़े? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होता है जो अपने सेल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स खोजता है। और भी बातें इसके बारे में लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करते जाना, है इसको आपको। इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, जितना इंफॉर्मेशन है सब लिख लो आप। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन accepting species, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है कि लुईस एसिड क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सब पॉइंट को लिखना, ये सारे हॉट्स पॉइंट है। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। ऑल, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज
ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इलेक्ट्रोफाइल, वैसे न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है, रिएक्ट्स विथ द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जहां पे अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा और वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस एसिड है, कल के एग्जांपल में हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव सेंटर है, जितना भी प्लस चार्ज होगा ना, ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना है, जितना प्लस चार्ज आ जाए सब पे हो जाएगा। ठीक, तो H प्लस साइन हो जाएगा। उसके बाद देख लो AlCl3 होगा, ये भी हो जाएगा। Cl प्लस, ये भी लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे तुम इसमें इलेक्ट्रोफाइल में Bf3H प्लस AlCl3 Cl प्लस। ठीक है, अब मैं सारा एग्जांपल्स लिख दूंगा तो फिर तुम क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा, सारे के सारे क्या इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। एक चीज और है स्टूडेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन एटम्स का कोई भी बॉन्ड अगर पोलर नेचर का होता है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो जाता है। जैसे देख लो CO2, अगर इसकी बात करें हम तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। मतलब CO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रहेगा। ठीक, इस बात को हम अच्छे से नोट कर लेना तुम लोग। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें जो दूसरा है न्यूक्लियोफाइल के बारे में, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, चलो हेडिंग देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो इसे नोट भी करना है, बार बार कह रहा हूं, तो सिर्फ वीडियोज देख के और छोड़ मत देना। न्यूक्लियोफाइल अच्छे से पढ़ने के लिए ना एक नोट्स का होना बहुत जरूरी है, वो भी नोट्स किसी से मांगा हुआ नहीं, अपने खुद का हाथ से लिखा हुआ। तुम जो नोट्स बनाओगे ना स्टूडेंट, वो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन तुम अगर दूसरे के द्वारा दिए हुए नोट्स को पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अपना खुद का नोट्स बनाओ हाथ से। ठीक है, जबकि खुद का नोट्स रहेगा तो तुम्हें पढ़ने में तुम्हारे लिए वो कंफर्टेबल होने वाला है, कि तुम्हारा खुद का बना हुआ हाथ का नोट्स है, तुमने लिखा है तो उसको तुम समझ समझ के लिखा होगा, तो तुम आसानी से उसे याद कर लोगे। अगर तुम किसी को बोल दो कि नोट्स बना के मुझे दे दो, या किसी का नोट्स बना हुआ है वो तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। बुक्स भी तो नोट्स ही है, बुक्स भी तो नोट्स ही होता है, तुम बुक्स कितनों बार पढ़ लो उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया क्वेश्चन आंसर के साथ समझा करके, उसके बाद तुम कहीं से पढ़ लो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स का सबसे पहले हम पहला जैसे उसमें लिखे थे ना कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है, इसमें क्या लिखे थे हम लोग, electrophiles are electron accepting species, all Lewis species are electrophile, all electron deficient species are electrophiles। जस्ट इसका अपोजिट इसमें लिखते चलेंगे। बिल्कुल, पहले तो एक छोटा सा मतलब लिख लो कि न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, तो बात नंबर 1, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, उसमें था इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको न्यूक्लियस लविंग चाहिए। अब न्यूक्लियस लविंग है तो बताओ न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ेगा जहां पे क्या होगा, एटम में पॉजिटिव सेंटर होगा।
जहां पे पॉजिटिव सेंटर होगा, एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा ना जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा स्टूडेंट, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव जहां पे चार्ज होगा वहां पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। दूसरी बात है इसमें कि ऑल लुईस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो हम इस पॉइंट को बाद में लिखेंगे। न्यूक्लियोफाइल सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। ये डोनर होता है, वो एक्सेप्टर होता है स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्या कहलाता है, लुईस बेस। तो सिंपल, ऑल लुईस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। एक एक पॉइंट लिखो ताकि कितना भी हार्ड एग्जाम हो जाए तुम इसमें गलती नहीं करोगे। परिभाषा पूछेगा, लिख दोगे। ऑल लुईस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद अगर हम लिखना चाहे तो न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो न्यूक्लियोफाइल is a reagent that seeks वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। ये क्या ढूंढता है, that seeks a positive center, ये पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा। कंपाउंड के अंदर कहीं भी पॉजिटिव सेंटर अगर क्रिएट हो गया तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कंपाउंड के अंदर कहीं भी नेगेटिव सेंटर अगर न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा। वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसको भी ध्यान रखना। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा ना, सब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स को अगर देखोगे तो बहुत ही आसान होगा, जैसे Cn-। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन होगा सब न्यूक्लियोफाइल, जितने स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो Cn-, Nc-, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। H2O ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इतना समझे हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छे से। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। आपको इस दिए गए क्वेश्चंस में आप कॉपी पे नोट कर लो, एक तरफ लिख लो न्यूक्लियोफाइल और एक तरफ लिख लो इलेक्ट्रोफाइल, और फिर इसमें से आपको खुद से चुन करके बनाना। वैसे मैं बता देता हूं, आप अगर खुद से बनाना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करो, स्टॉप करो और फिर आप बना लो, उसके बाद फिर मिला लेना आंसर। मैं आंसर बता देता हूं। एक तरफ आप लिख लो इस तरीका से न्यूक्लियोफाइल, देखो आपको कैसे आंसर बनाना है। इधर लिख लेना आप न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इधर लिख लेना तुम इलेक्ट्रोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल लिख लिए। अब दोनों में जो है उसके सामने लिखते जाओ। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, ताकि मुझे आंसर लिखना नहीं पड़े, बस हम टिक कर देंगे उस कलर से, डिफरेंट कलर से, तो आप पहचान जाओगे। चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं एक,
इसको ये वाला कलर लिखाएगा क्या? हाँ ये भी आ सकता है। यहां पर मैं लिखने वाला हूं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैं अगर ब्लू कलर से टिक लगाऊंगा तो सारा इलेक्ट्रोफाइल का आंसर होगा, और जब मैं रेड कलर से टिक लगाऊंगा तो वो सारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का आंसर। वैसे मुझे अभी इलेक्ट्रोफाइल को चुनना है, तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये जो मैं टिक लगाया वो है इलेक्ट्रोफाइल का। उसके बाद देख लो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, Bf3 इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे सर इलेक्ट्रोफाइल है बताइए थोड़ा सा डिटेल में। तो देख लो AlCl3 में क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन आ गया। एल्युमिनियम का अष्टक पूरा अभी भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 2 यहां, 2 यहां, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। चाहिए कितना? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। और ऑल लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो Bf3 भी हो जाएगा, NO2 प्लस भी हो जाएगा, CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे? तो C डबल बॉन्ड O इस तरीका से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आया मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। देखो इस पर पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है ना कार्बन पे, CH3C पॉजिटिव O पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और जो बच गया सब न्यूक्लियोफाइल है। मैं उसको दूसरे कलर से रंग दे रहा हूं। जो इलेक्ट्रोफाइल है ना ब्लू कलर वाला, नीला वाला, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अब रेड से मैं जिसको इंडिकेट कर रहा हूं वो सब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तुम अपने आंसर में लिख लेना। देखो H माइनस, Cl माइनस, NH3 इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है। HS माइनस नेगेटिव चार्ज है, दे सकता है इलेक्ट्रॉन। CH3O माइनस ये भी दे सकता है। उसके बाद OH माइनस भी दे सकता है। H2O के पास तो दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो दे ही सकता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलो, आपको क्या करना है इसमें? यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। आपको कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा, है ना, कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताने के बाद आपको बताना है स्टूडेंट इसमें कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां होगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहां पे होगा, इसको भी इंडिकेट करना है। ये बार बार गिर क्यों जा रहा है? ठीक है, तो आप इस तरीका से इसको डिजाइन कर सकते हो। देख लो सल्फर है, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ध्यान रखना है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ये देख लो CH3 है ना, तो इसका रोटेशन कैसा होगा? कर्व्ड का, कर्व्ड एरो का, ये इस तरीका से होगा कि सल्फर पे जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस SCH3 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला, SCH3 हो गया न्यूक्लियोफाइल। कितना आसान है ना। यहां पे देख लो साइनाइड, कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका मतलब है साइनाइड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और मूव करेगा तो देख लो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, Cn पर नेगेटिव चार्ज। साइनाइड हो गया न्यूक्लियोफाइल, CH3 हो गया इलेक्ट्रोफाइल। कॉपर है, कार्बन है, मेटल है कॉपर, और मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन, क्योंकि कार्बन का मैंने इससे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज बताया है कुछ तत्वों का, 8-10 एलिमेंट है, उसको तुम अच्छे से याद कर लो कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा है और किसका कम है। उसके बाद तुम आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखो C नंबर में CH3 कॉपर से जुड़ा हुआ है, और कॉपर है हमारा पॉजिटिव एलिमेंट, तो कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीका से करेंगे, ये करेक्ट नोटेशन है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहा है। अगर तुम इसको गलत कैसे कर सकते हो, तो देखो इसका गलत नोटेशन कैसे हो जाएगा। अगर तुम इसी इलेक्ट्रॉन को उठा लिया, यहां से मैं गलत करके बता रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और तुम हाइड्रोजन पे रख दिया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा।
कौन लेगा? कार्बन लेगा। तो ठीक है, तो कार्बन पे हम इलेक्ट्रॉन को ले चलते हैं। तो कार्बन को ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से तीर खींचे और कार्बन की तरफ ले गए, तो यहां पे हो जाएगा CH3 निगेटिव चार्ज और कॉपर प्लस। अब कॉपर प्लस जो होगा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और CH3 कार्बाएनायन, ये कार्बाएनायन कार्बोकैटायन होता है, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बाएनायन क्या होता है। आज का जो वीडियो था हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे ही है। तो ये हो जाएगा क्या? न्यूक्लियोफाइल, कॉपर प्लस इलेक्ट्रोफाइल। आयोडीन हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसी से भी। यहां पर तुम देख लो, आयोडीन पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो गया? CH3 पॉजिटिव और I माइनस निगेटिव। आयोडीन माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल, CH3 हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन, अब कहोगे सर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच से? नहीं बेटा जी, नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो? क्योंकि कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O है। अगर तुम चाहोगे कि सर कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवा दे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी सेम है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, केवल सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तब मूव कर जाता, डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है तब मूव कर जाता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड मूव नहीं करेगा। तो कौन सा मूव करेगा? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है यहाँ पे जुड़ा हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे मूव कर पाओगे? नंबर ई में देखो, ई नंबर डी के बाद वाला में इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये लिखा जाएगा CH3 CH पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड बच गया और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब इसमें पॉजिटिव सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया। CH प्लस पॉजिटिव सेंटर है और ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया वो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटर हो गया। इसके बाद देख लो CH3 Br है, तो Br इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस तरीका से डायरेक्शन होगा। तो यहां पे हो गया CH3 प्लस और Br माइनस निगेटिव, तो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3 इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तुम अपने कॉपी में लिख लो और खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और वीडियो को एक नंबर से देखना कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, क्योंकि इस सीरीज में पढ़ोगे ना तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड में हम न्यूक्लियोफाइल को कैसे देखेंगे वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो समझ में आना चाहिए। कोई भी हम कंपाउंड ले लेते हैं और उसमें न्यूक्लियोफाइल को इंडिकेट करेंगे, मतलब बनाना है हमें, इसको भी आप नोट कर दो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो वो कंपाउंड दिया होता है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, कंपाउंड जैसे। और इधर हम लिख लेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इधर लिख लो आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा। सिंपल, अगर लिखा हुआ है ना लिथियम, ध्यान से लिखते जाना, इसको एग्जाम में ही आता है या केमिकल रिएक्शन में, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर मान लो रिएक्शन में लिखा हुआ है लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड, तो ये रिलीज करता है H-, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या रिलीज होगा? H-। अब देखो, अब भी तुम अगर इसको याद कर लोगे ना, और जब रिएक्शन में ये यूज होगा तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये याद नहीं रहेगा और डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में, मान लो जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूं, ठीक, जैसे R है, CN है, और यहां पर मैं लिख दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब तुमको पता है कि यहां से H- रिलीज होगा, अभी मैंने बता दिया। तब अगर नहीं पता होता तो पता क्या क्या रख रहे हैं सर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, आगे ये कैसे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, कैसे बन जाएगा? तो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल H- रिलीज करता है, इसलिए बन जाता है। तो यहीं से इसीलिए मैं लिखा रहा हूं कंपाउंड, और क्या वो न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करेगा। बस तुम इसे याद कर लेना अच्छे से, जब केमिकल रिएक्शन हम बताएंगे तब वहां पे तुमको याद आएगा कि हाँ यहाँ से H- रिलीज होता है। अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक को मजाक मत बनाओ। 2 रिएक्शन पढ़ ली और तुम ऑर्गेनिक का हीरो हो जाएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका एक एक पॉइंट, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है और तुम्हारे माइंड में आना मतलब होना चाहिए।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। अगर हम बात करते हैं NaOH का, NaOH या KOH, तो इसमें देख लो OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात कर रहे हैं अल्काइल नाइट्राइल RCN का, तो इसमें देख लो CN होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं RNC का, तो इसमें होता है NC न्यूक्लियोफाइल। एकदम इसको अच्छे से नोट करने जाना। अगर हम बात कर रहे हैं KNO2 का, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है NO2 माइनस। ठीक है, क्योंकि पोटासियम हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना इस पर। अगर कोई अल्काइल ग्रुप मेटल से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ज्यादा यूज होता है, मेटल से जुड़ा हुआ है, तो अगर मेटल पर पॉजिटिव है, मेटल पर पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें R माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मान लो RC डबल बॉन्ड O और OH है, तो यहां पर देख लेना स्टूडेंट, RC डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखो, पूरे को याद कर लो अच्छे से कि कहां से क्या न्यूक्लियोफाइल। कभी कभी अगर इस तरीका से जुटा हो ना, ROH, तो इसका न्यूक्लियोफाइल RO माइनस होता है। इसको तो हमने एग्जांपल में भी किया है, जैसे कि CH3O निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां से H प्लस आयन निकलेगा, यहां से H प्लस आयन निकलता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, और आराम से पढ़ो। अगर आपको और भी मतलब ज्यादा समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ये तो बहुत ही विडंबना है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जबकि आप पढ़ाई ही आपको करना है। आप स्टूडेंट हो, आपका जो प्राइमरी काम है ना, वो है पढ़ाई करना, सब काम को छोड़ करके। और अगर आप पढ़ाई बाद में करते हो, पहले सब काम कर लोगे तब पढ़ाई करोगे, तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लिख लेना, पहले पढ़ाई, प्राइमरी काम ये है, उसके बाद दुनिया का सब काम करो। फोन हाथ में आए ना तो पहले पढ़ो। ऐसा नहीं पहले शॉर्ट वीडियो देख लिए, 2-4 गाना सुन लिए, नेट पूरा खत्म हो गया, अब तब बोले अब पढ़े कैसे। पढ़ाई में तो बहुत नेट खत्म होता है, पढ़ाई में नेट खत्म नहीं होता है। तुमने गाना सुन के नेट खत्म कर लिया, ठीक है, रील्स देख करके नेट खत्म कर लेते हो। तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। लाइफ में तुम्हें डॉक्टर बनना है कि नहीं, इंजीनियर बनना है कि नहीं। अच्छा, एक गुड इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं, इंजीनियर बहुत बन जाता वो नहीं। तो तुम्हें या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे, अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो किसी को पढ़ा तो सकते हो अच्छे से। एक अच्छा टीचर तो बन सकते हो ना, एक गुड टीचर तो बन सकते हो ना। टीचर बनना उतना आसान नहीं होता है। आप कहोगे सर सही में उतना आसान नहीं है, एग्जाम बहुत टफ है। एग्जाम टफ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं टीचर बनना आसान नहीं होता है। आपको टीचर बनने के बाद 100 बच्चों को कन्विंस करना है, पढ़ाना है, वो आपकी बात को सुनेगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हो या फिजिक्स के हो, तो उसका नॉलेज होना चाहिए, तब आप एक अच्छे टीचर हो। एग्जाम पास कर लिया, कहीं ज्वाइन कर लिया, टीचर बन गए, वो ऐसा नहीं होता है। 100-200 बच्चों को कन्विंस करना, उसको अच्छे से समझाना, टॉपिक को डील करना भी एक कला होता है। तो तुम किसी भी फील्ड में अच्छे बनना चाहते हो, तो कुछ भी काम अच्छे से करो। जैसे तुम्हें ये वीडियो देखना है ना, देख रहे हो, तो इसे तुम अच्छे से कैसे कर सकते हो, इसे तुम कॉपी ले लो, पेन ले लो, अच्छे से नोट करो। ठीक है, बाद में उसे पढ़ो, एक एक वीडियो रोज देखो, तो कंटिन्यू हैबिट डाल ही लो कि देखना ही देखना है, बिना देखे हुए नहीं सोना है, लिखना है सर का वीडियो, क्योंकि मैं इसे पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैंने बताया है ना कि 3 चीज है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3 चीज, IUPAC नेम, ठीक है, उसके बाद जो भी पढ़ रहे हो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद एक क्या है आइसोमेरिज्म। और इस तीनों पे ढेर सारा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद चैप्टर लगाते रहो, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल, जो भी है पढ़ते रहो, आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो आप निश्चित ही पढ़ रहे होंगे अच्छे से और इसे एंजॉय करते हुए। सो थैंक यू स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे पढ़ने के लिए लेक्चर नंबर 3 में। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए ताकि आप रिवीजन कर पाएंगे। और हाँ, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दी लग जाएगी, इसलिए अपना ख्याल भी रखना है आपको। सो थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट, जय हिंद माय चैंपियन स्टूडेंट।